स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 12th इकोसिस्टम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम की चौथी हेडिंग। चौथी हेडिंग है आपकी एनर्जी फ्लो। तो आज हम लोग एनर्जी फ्लो के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। ध्यान समझिएगा, देखें ध्यान से। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल सी, वो भी कौन से सी? डीप सी। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी, गहरे समुद्र को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वह हाइड्रोथर्मल की वजह से चलता है। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, गहरे समुद्र में जो इकोसिस्टम है आपका वह हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा पूरे अर्थ पे जो इकोसिस्टम है उन्हें एनर्जी जो है सन के द्वारा ही मिलती है। एक्सेप्ट डीप सी इकोसिस्टम, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth। गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर पृथ्वी पर सभी इकोसिस्टम के लिए एकमात्र एनर्जी का सोर्स है सन। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर all ecosystem on the earth। Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी सन से एनर्जी आती है उसका 50% भाग ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के रूप में यूज होता है। आप द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की जितनी एनर्जी एक्सीडेंट होती है, पड़ती है, ठीक है, उसका लेस देन 50%, उसका 50% से कम पार्ट ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के रूप में यूज होता है। आप द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% of it is photosynthetically active radiation, PAR। ठीक है, तो आने वाली सौर विकिरण का 50% से कम भाग, ठीक है, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में यूज होता है। आप द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार, PAR। ठीक है, तो जितनी सन से एनर्जी आती है उसका 50% से कम हिस्सा ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के रूप में यूज होता है। वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं कि प्लांट और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं, वे ही फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। वे ही सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से सन के रेडिएंट एनर्जी को फूड के रूप में फिक्स करने का काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि पादप और प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पौधे जो हैं वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और जो कुछ आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वे दोनों स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये सूर्य से आने वाले एनर्जी को, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड तैयार करने में यूज करते हैं। प्लांट्स
capture only 2 to 10% of the photosynthetically active radiant, and this small amount of energy sustain the entire living world. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांट जो है केवल 2 से 10%, केवल 2 से 10% सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट के रूप में सस्टेन करती है, प्राप्त करती है, इसको रोकती है, कैप्चर कर पाती है, और उसी एनर्जी से पूरे इंटायर वर्ल्ड चलते हैं. प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड. पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का ग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं, और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है. ठीक है, सस्टेन करती है. तो इस तरह से आपने देखा प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग world. So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through different organism of an ecosystem. ठीक है, तो अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह जानना कि कैसे सोलर एनर्जी जो कि प्लांट के द्वारा कैप्चर की जाती है वह इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पहुंचता है. फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है, तो यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा ग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र में, एक इकोसिस्टम में विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है, किस प्रकार आगे बढ़ती है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑफ देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. या तो वह डायरेक्ट रूप से डिपेंड रहते हैं या तो इनडायरेक्ट रूप से. तो पृथ्वी के सभी जीव भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. So you find unidirectional flow of energy from sun to producer. ठीक है, इसलिए जो है आप देखेंगे कि एनर्जी का जो फ्लो है जो सन के द्वारा मिलता है प्रोड्यूसर को, वह एक यूनिडायरेक्शनल दिशा में चलता है, एक दिशा में चलता है. आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादक की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल में होता है. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then consumers. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एनर्जी का जो फ्लो है जो कि सन के से प्रोड्यूसर के पास आता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचता है, यह एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह है. ठीक, इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? क्या इसमें थर्मोडायनामिक्स के प्रथम लॉ शामिल है? इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ठीक है, क्या इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शामिल है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर इसका डिस्कशन किया जाएगा. आगे देखें. फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है यहाँ पर इस इकोसिस्टम में फॉलो नहीं होती है. फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ जो है उसे इकोसिस्टम एक्सेप्ट नहीं है. पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है. इकोसिस्टम आर नॉट
exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require, to contract the universal tendency toward increasing disorderliness. ठीक है, तो दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा की जो सप्लाई है वह लगातार ज़रूरत है. दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर. उन्हें ऊर्जा की सप्लाई की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित मॉलिक्यूल्स को निर्माण कर सकें. टू कंट्रैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. ठीक है, जिससे वह अव्यवस्थापन है, डिसऑर्डरलीनेस है के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सकें. तो अब आप देख रहे हैं कि जो डिसऑर्डरनेस है उसकी टेंडेंसी को सही करने के लिए उन्हें लगातार एनर्जी की जरूरत है. दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर, टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. ठीक है, उन्हें लगातार ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित मॉलिक्यूल्स को निर्माण कर सकें, बढ़ती हुई अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सकें. द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम कॉल्ड प्रोड्यूसर. ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है. पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है. द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मुख्यतः प्रोड्यूसर होते हैं वे हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट होते हैं. स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाकीय और काष्ठीय पादप जो हैं वह प्रमुख उत्पादक होते हैं. ठीक है, लाइकवाइज इसी प्रकार प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज. एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी प्रोड्यूसर जो हैं अलग अलग स्पीसीज होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स. ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीसीज हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी हैं एंड हायर प्लांट्स हैं. ठीक है, जो जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाने वाले हायर प्लांट्स वे सब आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर कहलाते हैं. नेक्स्ट देखें. यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड वेव दैट एक्सिस्ट इन नेचर. ठीक है, आपने फूड चेन और फूड वेव के बारे में पढ़ा है जो कि नेचर में विद्यमान हैं. यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेव्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर. आपने खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जाल के बारे में पढ़ा है जो कि प्रकृति में उपस्थित हैं. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट दैट इज प्रोड्यूसर, फूड चेन आर रादर वेव आर फॉर्म such that an animal feed on a plant or an other animal and in turn in food to another for another. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट प्रोड्यूसर, कोई भी फूड चेन एक प्रोड्यूसर से, एक प्लांट से स्टार्ट होके, ठीक है, फूड चेन रादर वेव या फिर एक वेव के रूप में आर फॉर्म्ड सच दैट, वह इस प्रकार से बने होते हैं कि एन एनिमल फीड ऑन प्लांट, जो एनिमल्स हैं वे प्लांट को फीड करें, ग्रहण करें, आर अनदर एनिमल एंड इन टर्न इन फूड फॉर अनदर, या फिर दूसरे एनिमल्स जो हैं वे एक दूसरे पर डिपेंड हों फूड के लिए. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपने
फूड वेब और फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें पादप जो कि प्रोड्यूसर हैं से प्रारंभ होकर फूड चेन जो है या फिर फूड वेब जो है इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक एनिमल्स जो होते हैं वे प्लांट से फूड एक्सेप्ट करते हैं या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फूड चेन आर रादर वेव आर फॉर्म सच दैट एन एनिमल फीड ऑन प्लांट, इस तरह से कि एनिमल्स जो हैं प्लांट को खाते हैं आर अनदर एनिमल, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल को खाते हैं एंड इन टर्न इन फूड अनदर, जो दूसरे के लिए फूड बन जाते हैं। ठीक है, द चेन आर वेव इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से परस्पर अंतर निर्भरता के कारण, इंटर डिपेंडेंसी के कारण फूड वेव और फूड चेन की रचना होती है। ठीक है, तो द चेन आर वेव इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटर डिपेंडेंसी। ठीक है, तो परस्पर अंतर निर्भरता के कारण फूड चेन या फूड वेव की रचना होती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉर एवर। ठीक है, किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी को हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है। किसी भी जीव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉर एवर। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर हेंस इट इज आइदर पास ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर के द्वारा ग्रहण की जाती है, ट्रैप की जाती है, वह या तो कंज्यूमर के पास कर दी जाती है या फिर ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के द्वारा ट्रैप की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को दे दी जाती है, कंज्यूमर को भेज दी जाती है, या वह जीव मृत हो जाती है। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन यार वेव। ठीक है, तो एक जीव की मृत्यु जो है वह डेट्रिटस खाद्य चैन या खाद्य जाल की शुरुआत होती है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड वेव एंड फूड चैन। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वह एक फूड चैन या फूड वेव को स्टार्ट करता है। ठीक है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड होने से जो अपरद बनता है, जो डेट्रिटस बनता है, वहाँ से ही एक फूड चैन, एक फूड वेव की शुरुआत होती है। देखिए ध्यान से, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। सभी एनिमल प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, या तो वह डायरेक्ट रूप से डिपेंड होते हैं या तो इनडायरेक्ट रूप से। तो सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से पौधों पर निर्भर करते हैं। दे आर हैंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड आल्सो हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसलिए इनको कंज्यूमर्स कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, एंड आल्सो हेट्रोट्रॉप्स, और ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, परपोषी हैं। ठीक है, इन्हें उपभोक्ता और परपोषित भी कहा जाता है। ठीक, इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर ये केवल प्लांट को खाते हैं, ठीक है, केवल ये प्लांट को खाते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, तब इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। इफ दे फीड ऑन देयर प्रोड्यूसर, यह केवल अपने प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है, उत्पादक को खाते हैं, तो इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल
विच इन टर्न ईट द प्लांट ऑफ देयर प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर कोई एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है जो कि पहले वाला एनिमल प्लांट को खाता है, तो इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट प्लांट आर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, जो एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो जिसको खा रहा है वह एनिमल या तो प्लांट को खा रहा हो या प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहा हो, तो एनिमल को खाने वाला जो है वह सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सभी जीव जो ऑल एनिमल्स हैं वे अपने आहार की आवश्यकताओं के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर हैं, अतः इन्हें कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक जो प्रोड्यूसर हैं, प्लांट्स हैं, पादपों से ही फूड प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और अगर वह एक एनिमल दूसरे एनिमल को, और वह एनिमल जो प्लांट को या प्लांट प्रोडक्ट को खाता हो, उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्जियरी कंज्यूमर टू, ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप तृतीयक कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोरस। ठीक है, निश्चित रूप से जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वह हर्बीवोर होगा, शाकाहारी होगा। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स, निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होंगे। सम कॉमन हर्बीवोर आर इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ कॉमन हर्बीवोर हैं जो कि इंसेक्ट है, बर्ड है, मैमल हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जबकि मोलस्क जो हैं वह एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो स्थलीय इकोसिस्टम में कुछ सामान्य शाकाहारी जो हैं वे आपके इंसेक्ट हैं, कीट पतंगे हैं, बर्ड हैं, पक्षी हैं, मैमल हैं, स्तनधारी पशु हैं, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मोलस्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर आर कार्निवोर। ठीक है, तो वे कंज्यूमर जो इन हर्बीवोर को खाते हैं उनको कार्निवोर कहा जाता है। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, आर मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर थ्रू सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर हम इसे सही रूप में हम कह सकते हैं ये प्राइमरी कार्निवोर हैं, प्राथमिक मांसाहारी हैं थ्रू सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति प्राप्त करते हैं वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं, या इन्हें हम प्राथमिक मांसभक्षी प्राइमरी कार्निवोर कहना अधिक उपयुक्त होगा। यद्यप द्वितीयक उपभोक्ता हैं, यह सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर आर कार्निवोर आर मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर थ्रू सेकेंडरी कंज्यूमर। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वे पशु, वे एनिमल जो आहार के लिए प्राइमरी कार्निवोर पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोर के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, तो वे एनिमल जो प्राइमरी कार्निवोर पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए उन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चैन इज डिपिक्टेड बिलो। तो एक साधारण जो ग्रेजिंग फूड चैन है, एक साधारण जो खाद्य श्रृंखला है यहाँ पर दिखाया गया है ग्रेजिंग फूड चैन GFC को। सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रास जो कि प्रोड्यूसर तैयार करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर हैं, ग्रास प्रोड्यूसर हैं। ग्रास को खाने वाला गोट है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, और गोट को खाने वाला अगर मैन है तो वह आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो ग्रास आपका प्रोड्यूसर है, गोट आपका प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, और मैन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो यह एक आपका सिंपल फूड चैन था। द डेट्रिटस फूड चैन DFC, डेट्रिटस फूड चैन बिगिन विथ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर।
ठीक है। एक डेट्रिटस फूड चैन जो है वह डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होता है। एक अन्य प्रकार का खाद्य श्रृंखला को आप अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। द डेट्रिटस फूड चैन बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के द्वारा जो फूड चैन बिगिंस होते हैं उन्हें हम डेट्रिटस फूड चैन कहते हैं। इट इज मेड ऑफ डीकम्पोजर्स। ठीक है, यह जो है डीकम्पोजर्स के द्वारा प्रारंभ होता है। ठीक है, मेड ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह डीकम्पोजर्स के द्वारा प्रारंभ होता है जो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं। मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो मुख्य रूप से फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनके द्वारा जो है डेट्रिटस फूड चैन प्रारंभ होता है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि डीकम्पोजर से बने होते हैं। तो एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को डेट्रिटस फूड चैन कहा जाता है जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होते हैं और यह अपघटकों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक और बैक्टीरिया के रूप में हेट्रोट्रॉप्स जीव होते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाई डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर आर डेट्रिटस। ठीक है, ये जो दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, इनको एनर्जी और न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वह, ठीक है, डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर है उनसे और उनके उत्पाद से ही मिलता है, डेग्रेडस से प्राप्त होता है। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाई डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर आर डेट्रिटस। ठीक है, तो ये मृत कार्बनिक सामग्री या अपरद के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, दीज आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो इन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, इन्हें हम मृतपोषी भी कहते हैं जो कि मुख्यतः अपघटक होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रो मीन्स डीकम्पोज। Decomposer secrete digestive enzyme that break down dead waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीकम्पोजर्स जो हैं वे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल, जो डेड और वेस्ट मटेरियल को तोड़ने का काम करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, जो उन्हें उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो डीकम्पोजर्स हैं वे डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों और व्यर्थ सामग्री को साधारण इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, जलीय पारितंत्र की, GFC इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। ठीक है, वहाँ पर जो GST है आपका, GST हाँ GFC देखें ध्यान से, GFC का फुल फॉर्म ग्रेजिंग फूड चैन, ग्रेजिंग फूड चैन, ये आपका ग्रेजिंग फूड चैन GFC कहाँ पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चैन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चैन जो है वह मुख्य रूप से एनर्जी फ्लो के लिए जिम्मेदार हैं। जलीय पारितंत्र में ग्रेजिंग फूड चैन ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस in terrestrial ecosystem a much larger function of energy flow through the
डेट्रस फूड चैन देन थ्रू जीएफसी, ठीक है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पर जीएफसी की तुलना में डेट्रस फूड चैन जो है कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एज अगेंस्ट दिस इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्रस फूड चैन देन थ्रू जीएफसी। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वह मुख्य रूप से जीएफसी के द्वारा होता है, जबकि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वह एनर्जी का फ्लो जो है वह मुख्य रूप से डेट्रस फूड चैन डीएफसी के द्वारा होता है और वह जीएफसी के थ्रू आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र हैं जो कि जीएफसी की तुलना में डेट्रस फूड चैन द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। डेट्रिटस फूड चैन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चैन एट सम लेवल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डीएफसी जीएफसी से कुछ लेवल पर कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ लेवल पे आप देख रहे हैं जीएफसी और डीएफसी को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल, ठीक है। तो आज देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी डेट्रस फूड चैन के कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वे ग्रेजिंग फूड चैन के एनिमल्स का शिकार होते हैं, प्रे होते हैं एंड इन ए नेचुरल इको सिस्टम। सम एनिमल लाइक कॉकरोच, काऊ, ईटीसी आर कार्निवोर्स, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि कॉकरोच, क्रो, ये सब ओमनीवर्स होते हैं। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल। तो आप देख रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि डेट्रस फूड चैन के हैं वे ग्रास फूड चैन के लिए प्रे शिकार का काम करते हैं एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकोसिस्टम में सम एनिमल लाइक कॉकरोच, क्रो, ईटीसी आर ओमनीवर, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि कॉकरोच और क्रोस, ईटीसी ये सब ओमनीवर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखलाओं के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जंतु कॉकरोच, कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। These natural interconnection of food chain make it a food web, ठीक है। इस तरह से प्राकृतिक इंटरकनेक्शन जो हैं फूड चैन को एक फूड वेब का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चैन मेक इट ए फूड वेब। यह नेचुरल इंटरकनेक्शंस जो है फूड चैन्स का एक फूड वेब का निर्माण करता है। हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब आप जो है ह्यूमन बींग्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस है कि कैसे आप ह्यूमन बींग को क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को आप ओमनीओर में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग आर इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ प्लेस इन ए नेचुरल सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म जो हैं वह नेचुरल सराउंडिंग में एक स्थान रखते हैं, एक प्लेस रखते हैं और इन ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो फीडिंग रिलेशनशिप हैं उनके अनुसार ऑर्गेनिज्म जो है अपने कम्युनिटी में एक स्थान रखते हैं
ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ प्लेस in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organism। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। ठीक, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन दैट इज नोन एज देयर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिसे ट्रॉपिक लेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन आर फूड। ठीक है, सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन आर फूड, उनके न्यूट्रिशन और फूड के सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है फूड चेन में एक निश्चित स्थान प्राप्त करता है, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल, और उसी को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन ऑफ फूड के बेस पे एक फूड चेन में एक स्पेसिफिक प्लेस को निर्धारित करता है और उसी स्पेसिफिक प्लेस को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ठीक, प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं वे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में बिलोंग्स करते हैं। हर्बीओर्स प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंड। ठीक है, जो हर्बीओर्स हैं, जो शाकाहारी हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, वे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। एंड कार्नियोर सेकेंड कंज्यूमर टू द थर्ड। ठीक है, जो कि कार्नियोर हैं, जो कि आपके सेकेंड कंज्यूमर्स हैं, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हैं। जो हर्बीओर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, वे आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हैं। कार्नियोर जो हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, वे आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हैं। फिगर आइए डिस्कस करते हैं। फिगर नंबर 12.2 देखें, यह फिगर है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, एक इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल को यहाँ पे डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप देखें आपका प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे नीचे हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हैं, जो कि प्लांट हैं, जिनमें आपके फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री आते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री यह आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स में देखें जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में है, जो कि हर्बीओर हैं। इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काऊ, यह आपके हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल जो कि हर्बीओर हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स में आप देखा जाए तो कार्नियोर हैं, जिनमें आपके बर्ड, फिश, उल्फ आएंगे, यह आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, जो टॉप कार्नियोर हैं, जिन्हें हम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं, जिनमें मैन और लायन आएंगे, इन्हें हम कहेंगे टर्जियरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, और टर्जियरी कंज्यूमर आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या फिर टॉप कार्नियोर में आते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में है, हर्बीओर हैं, या जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काऊ। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, कार्नियोर जो है आपका बर्ड, फिश, वुल्फ। और थर्ड जो टर्जियरी कंज्यूमर हैं, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, जिन्हें हम टॉप कार्नियोर कहते हैं, उसमें आपके मैन एंड लायंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके फिगर 12.2 के बारे में। अब आगे देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यह ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की जो अमाउंट है वह लगातार घटती जाती है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी की मात्रा जो है घटती जाती है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज़ कन्वर्ट टू डेट्रिटस और डेड बायोमास।
दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई होता है, मरता है, ठीक है, इट इज़ कन्वर्ट टू डेट्रस, तो वह डेट्रस में कन्वर्ट होता है, अपरद के रूप में बदलता है, या फिर डेड बायोमास के रूप में कन्वर्ट होता है, दैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजिशन। और जो डीकम्पोजर्स हैं उनके लिए यह एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो जब कोई जीव मरता है तो वह डेट्रस या फिर डेड बायोमास में बदल जाता है, जो डीकम्पोजर के लिए एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने, ठीक है, लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी डिमांड के लिए डिपेंड रहते हैं। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। ठीक है, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल का जो लिविंग मास है, जीवित पदार्थ है, का कुछ, ठीक है, कुछ मास जो खास मात्रा है जिसे आप स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। तो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे हम स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। तो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैंडिंग क्रॉप को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास के बेस पे या फिर द नंबर ऑफ यूनिट एरिया या एक यूनिट एरिया में नंबर के बेस पे पता करते हैं, मापते हैं। तो द स्टैंडिंग क्रॉप is measured as the mass of living organism, that is biomass, or the number of unit area। ठीक है, तो स्थित सस्य को जीवित जैविक की मात्रा, जैव मात्रा या फिर इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया में कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या है, उस बेस पे नाप सकते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास से अर्थात बायोमास से हम नाप सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप को हम कैसे नाप सकते हैं? द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोमास, आर द नंबर ऑफ इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया में कितने नंबर हैं या फिर उनका बायोमास कितना है, इस बेस पे हम स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं। द बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोमास को हम फ्रेश या ड्राई वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बायोमास को ड्राई वेट के रूप में मेजरमेंट करना बहुत सही होता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाता है, वह अधिक विशुद्ध होगा, क्यों? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, वाई? देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो एक ग्रेजिंग फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल्स के नंबर हैं वे रिस्ट्रिक्टेड हैं। 4th लेवल तक आपने देखा था। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ। एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वह 10% लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन में, चारण खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक लेवल की संख्या जो है प्रतिबंधित होती है।
इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह का हस्तांतरण जो है 10% कम होता है। ठीक है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रैफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रैफिक लेवल, और केवल 10% ऊर्जा ही प्रत्येक ट्रैफिक लेवल से अगले ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो नीचे के ट्रैफिक लेवल से ऊपर के ट्रैफिक लेवल में, लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, और ट्रैफिक लेवल की जो नंबर्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। को खाद्य, ठीक है, चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर की संख्या जो है वो प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह का हस्तांतरण 10% कम होता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर पोषण स्तर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो द ट्रांसफर द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ, और ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रैफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रैफिक लेवल। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल। ठीक है, तो नेचर में यह संभव है कि कई स्तर के लेवल्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, हर्बियोर, प्राइमरी कार्नियोर, सेकेंडरी कार्नियोर इन द ग्रेजिंग फूड चैन। ठीक है, तो एक ग्रेजिंग फूड चैन में नेचर में, ठीक है, पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल, इसमें बहुत सारे लेवल संभव हैं, जो कि आपके प्रोड्यूसर हैं, हर्बियोर हैं, प्राइमरी कार्नियोर हैं, सेकेंडरी कार्नियोर हैं इन द ग्रेजिंग फूड चैन। ठीक है, फिगर 12.3। तो 12.3 या फिगर देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रैफिक लेवल। अलग अलग ट्रैफिक लेवल के थ्रू एनर्जी के फ्लो को यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है, आप देख रहे हैं सन से आपको हीट मिल रही है, जो कि फर्स्ट ट्रैफिक लेवल जो कि प्रोड्यूसर है उसको मिल रहा है। तो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल प्रोड्यूसर प्लांट, वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, आप देख रहे हैं सेकेंड ट्रैफिक लेवल जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, हर्बी और हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप देख रहे हैं बर्ड के पास थर्ड ट्रैफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्नियोर हैं, और फिर फोर्थ ट्रैफिक लेवल टर्जियरी कंज्यूमर जो कि टॉप कार्नियोर है। ईगल का फिगर आप देख रहे हैं। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप देख रहे हैं हीट जो है इन्वायरमेंट में जा रही है, यहाँ पे हीट इन्वायरमेंट में जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रैफिक लेवल से सेकेंड ट्रैफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हीट इन्वायरमेंट में निकल रही है। सेकेंड ट्रैफिक लेवल से थर्ड ट्रैफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तब भी आप देख रहे हैं हीट इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है। और थर्ड ट्रैफिक लेवल से फोर्थ ट्रैफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र जब हो रहा है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं हीट इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में एनर्जी के ट्रांसफ़र में हीट इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, और लोअर ट्रैफिक लेवल से अपर ट्रैफिक लेवल में एनर्जी केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस है, देखिए ध्यान से। डू यू थिंक देयर इज एनी सच लिमिटेशन इन अ डेटिटस फूड चैन? क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार का जो डेटिटस फूड चैन है कि कोई लिमिटेशन है, कोई सीमा है? ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन है। तो आप देख रहे हैं एनर्जी जो है केवल 10% ट्रांसफ़र हो रही है, तो फोर्थ लेवल तक, अधिक से अधिक फिफ्थ लेवल तक ही एनर्जी जो है ट्रांसमिट हो पाती है। एनर्जी की मात्रा बहुत कम हो जाती है जो आगे के लेवल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है एनर्जी फ्लो को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।